हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक आप मेरे साथ 4 पार्ट्स में पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी मार्केट के साथ। वन ऑफ द गुड मार्केट। बहुत चीज़ें इसमें सीखने के लिए, बड़े ध्यान से सुनना। इतनी छोटी छोटी बात बताऊंगा आपको, आप कहोगे अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन बच्चों मनी मार्केट के साथ। जैसा कि मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया था कि मनी मार्केट होती क्या है। एक ऐसी मार्केट जहां शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज किए जाते हैं, और शॉर्ट टर्म भी मैंने आपको बताया था बेसिकली फॉर 1 डे टू 1 ईयर, एंड इट इज़ फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम यहाँ पर फंड्स रेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं इन मनी मार्केट फंड्स आर रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, दैट इज 1 डे टू 1 ईयर। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रेजिंग फंड्स फ्रॉम मनी मार्केट इज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल। जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स अब यहाँ पर होते हैं उनके बाद, जैसे वहाँ पर आपने देखा था शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यहाँ इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हैं। देर आर ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, वो हम सारी एक एक करके बात करेंगे। अभी उस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं नीचे हेडिंग मैंने दे रखी है, अभी इस पर डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पर जो मार्केट रेगुलेट करते हैं, जनरली यहाँ पे मार्केट रेगुलेट करती है गवर्नमेंट या आरबीआई। मेन पार्ट जो, जैसे वहाँ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया था, यहाँ जो मार्केट रेगुलेट करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, आरबीआई। अब पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं यहाँ पर? कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट मनी मार्केट में बहुत कम होता है। उसके पीछे कारण ये है कि मनी मार्केट के अंदर जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट की, कंपैरेटिवली लार्ज होती है। कैपिटल मार्केट में आप किसी भी कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हो। इट कैन बी ऑफ ₹5 और 100 और 1000। बट मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक मिनिमम फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम अभी आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर दैट आर हाईली लिक्विड आर इशूड। अब ये लाइन जो है ना, पूरे उसका क्रक्स है, तो अभी इसको इग्नोर करो। पहले आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ो मेरे साथ, उसके बाद आपको ये लाइन पे मैं लेके आता हूँ, आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज द ट्रेजरी बिल। होता क्या है ये, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, जो ट्रेजरी बिल है ये गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट को जब लोन्स की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है, और ट्रेजरी बिल जो है वो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर ट्रेजरी बिल 25,000 का है तो वो डिस्काउंट पर इशू होगा से 23,000 और 24,000। मतलब अगर आपको ट्रेजरी बिल लेना है तो आपने 25,000 का ट्रेजरी बिल आपको 24,000 में मिल जाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट उसकी रीपेमेंट करेगी तो वो आपको पूरे 25,000 ही देगी। अरे भाई, तभी तो आप इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि आपको मिल सस्ता रहा है और पेमेंट आपको पूरी 25,000 होगी। सपोज 24,000 का मिल गया आपको ट्रेजरी बिल, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन रीपेमेंट गवर्नमेंट आपको पे कितना करेगी? 25,000 पे करेगी। तो जो डिफरेंस है 1,000, दैट इज द बेसिकली द रिवॉर्ड फॉर बॉइंग दैट पर्टिकुलर ट्रेजरी बिल। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट जो डिफरेंस है इशू प्राइस में और रिडम्पशन वैल्यू में, दैट वर्क्स एज एन इंटरेस्ट। समझ में आ गया आपको? शो। तो इशूड बाय, वह बोलो नहीं कम्मो, इशूड बाय गवर्नमेंट एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, एंड द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू वर्क्स एज रिवॉर्ड, और यू कैन से इंटरेस्ट। ठीक है जी, आइए जरा देखते हैं। एक ढूंढ के निकाला है आप लोगों के लिए, इस तरीके का ट्रेजरी बिल हुआ करता था, अब तो सब ऑनलाइन हो गया। ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग रेज्ड बाय गवर्नमेंट। प्लीज अंडरलाइन रेज्ड बाय गवर्नमेंट। इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इट इज सेम एज मनी एंड बैंकिंग में भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आगे बार बार हमें ये वर्ड यूज करना है। सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वन इज सिक्योर्ड एंड वन इज अनसिक्योर्ड। व्हाट इज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड? मैं सपोज आपसे 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहा हूँ। मैंने आपसे 1 करोड़ का लोन लिया और मैंने उसके अगेंस्ट अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। इन द सेंस कि अगर मैं कल दिन आपको वो लोन का पैसा वापस नहीं कर पाता हूँ
तो आई प्रॉमिस यू कि आप मेरी बिल्डिंग बेच देना और अपने पैसे की रिकवरी कर लेना। तो यहाँ पर जो आपने मुझे पैसा दिया है वो सिक्योर्ड है, क्योंकि मैंने आपको किसी चीज़ की गारंटी दे दी, सिक्योरिटी दे दी, ठीक है। अनसिक्योर्ड में क्या होता है कि सपोज आपसे मैंने 1 करोड़ का लोन लिया और वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट है, मैंने कोई चीज़ गारंटी नहीं रखी, मैंने कोई चीज़ एज ए सिक्योरिटी नहीं रखी। तो कल दिन अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो आप मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट आपने मुझे लोन दिया था, कोई सिक्योरिटी कोई गारंटी उसके अगेंस्ट आपने नहीं ली थी। तो सिक्योर्ड डेट की जब मैं बात करूँगा, सिक्योर्ड का मतलब होगा कि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ गारंटी दी गई है, कोई ना कोई असेट गिरवी रखा गया है। जबकि मैं अनसिक्योर्ड बोलूँगा तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट कोई असेट गिरवी नहीं रखा गया, किसी असेट पे कोई मॉर्गेज क्रिएट नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल है इट इज़ अनसिक्योर्ड इन नेचर। अनसिक्योर्ड है मतलब गवर्नमेंट को आप लोन तो दे रहे हो बट गवर्नमेंट कुछ गिरवी नहीं रख रही, बट फिर भी अनसिक्योर्ड होने के बावजूद भी इसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि लोन ले कौन रहा है, गवर्नमेंट लोन ले रही है और गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी, इसका रिस्क एकदम लो है, ठीक है, आपको भी पता है। सो ट्रेजरी बिल इज अनसिक्योर्ड, ये बात ध्यान रखना, सिक्योर्ड नहीं है, गवर्नमेंट कुछ किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे रही, कोई सिक्योरिटी कोई मॉर्गेज नहीं रख रही। हाउएवर इट इज प्रॉमिस्ड बाय गवर्नमेंट, देयरफॉर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज नेग्लिजिबल, बट क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है इसलिए रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत कम है। कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता, नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट ट्रेजरी बिल, रादर सच इंस्ट्रूमेंट इज इशूड at discount that is less than the face value and redemption is made at par. The difference between issued price and redemption value compensates interest, जैसा कि मैंने आपको बताया था। Since no interest is provided against treasury bill, therefore हाँ जी, क्योंकि कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है इस वजह से इसका नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन, कूपन हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट को, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे टेक्निकली बोला जाता है कूपन रेट, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं ना 10% डिबेंचर्स, सो 10% इज कूपन रेट। तो क्योंकि इस पे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है इस वजह से इसको जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड भी कहा जाता है। समझ में आ गया। डी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ट्रेजरी बिल जो है वो 25,000 के, ये रुपीस का साइन है, यहाँ चेंज हो गया, 25,000 के मल्टीपल में इशू किए जाते हैं 1 नंबर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज इसे मार्क कर लीजिए। ट्रेजरी बिल्स आर प्रोमिसरी नोट एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या होता है, करेंसी नोट होता है। करेंसी नोट में क्या लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे ₹100 टू द बियरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे लिखा होता है। व्हाट इज दिस? करेंसी नोट जिसके हाथ में होता है वो उसका मालिक है। मेरे हाथ में 2000 का नोट है तो मैं उसका ओनर हूँ, किसी और के हाथ में है तो वो उसका ओनर है, यही होता है ना, यस और नो, शो। तो सेम वे ट्रेजरी बिल के केस में होता है। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, इट्स लाइक अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर मतलब हूसोएवर इज होल्डिंग इट, जिसके हाथ में वो ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट है, वो बिल है, वो उसका मालिक है। इसमें कोई रजिस्ट्री प्रोसेस नहीं होता। अब खैर दूसरी चीज़ हो गई है, सारा ऑनलाइन ड्रामा हो गया है, बट जो बुक्स में वो मुझे आपको पढ़ाना है, नहीं तो आपके मार्क्स भी कटेंगे। इट्स अ प्रॉमिसरी नोट एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट मतलब गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है, एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट दैट हूसोएवर इज होल्डिंग इट इज द ओनर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। कोई इसमें गवर्नमेंट के पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अब करेंसी कौन से नंबर का नोट किसके पास है, क्या गवर्नमेंट को ये पता है? गवर्नमेंट ने तो नोट इशू कर दिए, जिसके पास है वो उसका मालिक। सेम वे ट्रेजरी बिल। So treasury bill are promissory note and bearer instrument, that is the person holding the instrument has the right over instrument, same as currency note. Since treasury bill is bearer instrument, therefore it is freely transferable, किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे करेंसी नोट्स में होता है। तो आपने ये पूरा देखा ट्रेजरी बिल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट 3 से 4 नंबर का, और डी पॉइंट जो है इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कमर्शियल पेपर्स पे। चलिए समझते हैं कमर्शियल पेपर होता क्या है। देखिए कमर्शियल पेपर बेसिकली एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। मैंने वर्ड यूज कर दिया सबसे पहले, क्या? अनसिक्योर्ड। मतलब जो भी कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है, कौन इशू कर रहा है, कैसे, क्या, भी सब छोड़ो, इट्स अ अनसिक्योर्ड। मतलब इसके अगेंस्ट कोई गारंटी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर डिफॉल्ट हो गया तो यू कैन नॉट रिकवर द पेमेंट, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है क्या पूरा कॉन्सेप्ट कमर्शियल पेपर का?
देखिए, कमर्शियल पेपर्स बेसिकली जो बहुत ही टॉप क्लास कॉरपोरेट हाउसेस हैं, लाइक रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला, इस कैटेगरी के अंदर जो टॉप रेटेड कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो ही सिर्फ कमर्शियल पेपर्स के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर जो हैं बेसिकली कॉरपोरेट्स इशू करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग द फंड्स फॉर अ पीरियड दैट वेरी बिटवीन 15 days to 1 year। अगर 15 दिन से 1 साल तक के लिए फंड्स की ज़रूरत है तो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं जिनकी मार्केट गुडविल बहुत अच्छी है वो कमर्शियल पेपर से फंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बिग कॉरपोरेट हाउसेस, ऐसा वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया दैट कमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड इन नेचर। अनसिक्योर्ड होने की वजह से अगर कोई छोटी कंपनी, लो रेटेड कंपनी या मीडियोकर कंपनी, मीडियोकर कॉर्पोरेट हाउस कोई अपना कमर्शियल पेपर लेकर आता है तो इतनी जल्दी उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई सिर्फ बिग कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं जिनकी मार्केट गुडविल बहुत अच्छी है, मार्केट प्रेजेंस बहुत अच्छी है, मार्केट कैप बहुत अच्छा है, वही इसके थ्रू फंड्स रेज कर सकते हैं। और सेकंड मैंने आपको बताया दैट इज रेज फ्रॉम 15 days to 1 year। अब 15 days to 1 year का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या बिग कॉर्पोरेट हाउसेस जब मन करे तब कमर्शियल पेपर ला सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बड़े आराम से सुनिए। अभी तक जो आपने समझा वो क्या? सबसे पहला इट इज, बताओ, अनसिक्योर्ड इन नेचर, आपने ये समझ लिया। दूसरा क्या समझा बताओ? कि इससे बिग कॉर्पोरेट हाउसेस ही फंड्स इससे रेज कर सकते हैं क्योंकि अनसिक्योर्ड इन नेचर है और 15 days to 1 year के लिए फंड्स रेज किए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, कमर्शियल पेपर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द ब्रिज फाइनेंसिंग। क्या वर्ड बोला मैंने? ब्रिज। जी हाँ, ब्रिज जो होते हैं जो नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, ब्रिज, वही वाला ब्रिज फाइनेंसिंग। व्हाट इज दिस ब्रिज फाइनेंसिंग? एक आपके लिए न्यू वर्ड है, समझना बेटा ध्यान से। सपोज अभी हमारा यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है, जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। सपोज जेवर एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसी XYZ कंपनी को मिल गया कि एक काम करिए, ये एयरपोर्ट आपको पूरा का पूरा डेवलप करना है, ठीक है। अब जेवर एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कंपनी ने वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट किसी ने डेवलप करना है। अब जिसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट मिला भैया उसको फंड्स की ज़रूरत है। एक बार तो फंड्स अपनी तरफ से ही लगाने पड़ेंगे ना। वो तो जब एयरपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती रहेगी तो आपको पेमेंट मिलती रहेगी गवर्नमेंट से, लेकिन एक बार तो पैसा खुद लगाना पड़ेगा। सपोज उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया लार्सन एंड टर्बो को, LNT को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कंपनी कंस्ट्रक्शन की, अगर आप जानते हो तो, या रिलायंस इंफ्रा को मिल गया, किसी को भी। अब सपोज जेवर एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए 10,000 करोड़ की फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिस भी कंपनी को ये प्रोजेक्ट, सब एज्यूम कर बता रहा हूँ, एजम्पशंस है, हाइपोथेटिकल फिगर्स है मेरी खुद की, ठीक है, कहीं उन्हें रिकनसाइल मत करने बैठ जाना न्यूज़पेपर में। तो जेवर एयरपोर्ट 10,000 करोड़ पे चाहिए, प्रोजेक्ट मिल गया रिलायंस इंफ्रा को या LNT को, जिस भी कंपनी को मिला, तो उस कंपनी को एक बार अपनी तरफ से पैसे लगाने पड़ेंगे। अब होगा क्या, जिस भी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला, LNT या रिलायंस, किसी पे इतने फंड्स रेडीली कैश में अवेलेबल नहीं होते, तो दे विल अप्रोच द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन्स, कि हमें लोन दो, हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, यहाँ से हमें पैसा आएगा तो हम आपको रीपे कर देंगे, यही तरीका होगा। तो सपोज रिलायंस इंफ्रा या LNT ने XYZ बैंक को अप्रोच किया कि आप हमें 5,000 करोड़ रुपए का लोन दो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 करोड़ रुपए की लोन सेंशन करो ताकि हम एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर पाए। ये देखो गवर्नमेंट का अप्रूवल, हमें ये प्रोजेक्ट सेंशन हो चुका है। और ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट का सेंशन मिल चुका है, गवर्नमेंट अप्रूवल दे चुकी है, तो कोई भी बैंक, LNT हो या रिलायंस इंफ्रा, उसको लोन दे देगा, ठीक है। अब हुआ क्या, इतना बड़ा लोन है, ओवर द नाइट तो कोई भी बैंक अरेंज नहीं कर सकता, तो बैंक विल आस्क फॉर द टाइम कि ठीक है आप एक काम करिए, 3 महीने, लोन अप्रूवल में भी टाइम लगेगा। तो सपोज आज आपने किसी बैंक पे अप्लाई किया, अप्लाई होने के बाद सपोज वो अप्रूव भी हो गया 5 days 7 days में, और बैंक ने आपसे 3 महीने का टाइम मांगा। बेटा ये 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का लोन तो है नहीं कि जो फटाफट 1 मिनट में सेंशन हो जाएगा, इट इज़ ऑफ 5,000 करोड़। तो बैंक ने बोला कि 3 महीने बाद हम आपको
पहली इंस्टॉलमेंट 2000 करोड़ रुपए की देंगे, फिर उसके 3 महीने बाद 2000 करोड़ और फिर उसके 3 महीने बाद 1000 करोड़ रुपए देंगे। आपको भी 5000 करोड़ रुपए डे वन तो चाहिए नहीं। तो रिलायंस इंफ्रा एल&टी ने बोला ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप हमें इस तरीके से फंड्स इशू कर दीजिए। अब आज बैंक ने अप्रूवल दे दिया और बैंक ने बोला कि हम 3 महीने बाद पहली किस्त 2000 करोड़ रुपीस की इशू करेंगे। बट इस 3 महीने के दौरान क्या एल&टी कंपनी जिसको प्रोजेक्ट मिल गया वो 3 महीने वेट थोड़ी ना कर सकती है, उसे तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। बैंक ने अप्रूवल दे दिया है कि 3 महीने बाद पहली इंस्टॉलमेंट 2000 करोड़ की, उसके 3 महीने बाद अगली इंस्टॉलमेंट 2000 करोड़ की, उसके 3 महीने बाद अगली इंस्टॉलमेंट 1000 करोड़ की हम आपको दे देंगे। सैंक्शन कर दिया, बैंक ने अपने पेपर्स तैयार कर दिए। अब एल&टी के सामने प्रॉब्लम क्या है, लोन तो सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे भी 2000 करोड़ 2000 करोड़ और 1000 करोड़ पे मिल जाएंगे। भाई थोड़ी बड़ी फिगर है, बोलने में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अब 3 महीने जो फर्स्ट 3 मंथ्स एल&टी को वेट करना है उसके लिए क्या, तो नाउ एल&टी कैन गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल पेपर्स। एल&टी क्या करेगा, एल&टी विल अप्रोच टू द आरबीआई कि देखिए हमें बैंक ने लोन सेंक्शन कर दिया है, गवर्नमेंट से हमें एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, इसके बेसिस पे हमें बैंक से लोन सेंक्शन हो गया, बट क्योंकि हमारी पहली किस्त 3 महीने के बाद आनी है तो प्लीज़ आप हमें कमर्शियल पेपर इशू करने के परमिशन दीजिए। आरबीआई अपनी पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा, उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे एल&टी कंपनी की एग्जांपल लूँ कि सिर्फ वही कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है जिसकी नेट वर्थ दैट इज नेट असेट्स दैट इज असेट माइनस लायबिलिटी 5 करोड़ से ऊपर हो, करंट रेशो 1.33 रेशो 1 से ऊपर हो, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको अपनी रेटिंग्स करवानी पड़ती है फाइनेंशियल पोजीशन की कि कितनी क्रेडिट वर्थीनेस है आपकी कंपनी की, ये सब आरबीआई ने कंडीशंस लगा रखी हैं। तो जो भी आरबीआई ने कंडीशंस लगा रखी है अगर वो सारी फुलफिल हो रही हैं और फिर आरबीआई आपके पेपर वर्क को देख के, आरबीआई भी तो इंश्योर करेगा कि आज आप कमर्शियल पेपर इशू करने की परमिशन मांग रहे हो तो आप कल दिन वो पैसा कहाँ से लाओगे। तो आपने आरबीआई को दिखा दिया कि 3 महीने बाद फलाना बैंक हमें 2000 करोड़ रुपए देगा तो वो हम रीपे कर देंगे, तब तक के लिए आप हमें 2000 करोड़ रुपए के कमर्शियल पेपर इशू करने की परमिशन दे दो। आरबीआई को सब कुछ सही लगेगा तो आरबीआई परमिशन दे देगा, और जिस अमाउंट की परमिशन आरबीआई देना चाहेगा, सपोज आरबीआई को लगता है कि सिर्फ 1000 करोड़ की परमिशन देनी चाहिए 1500 करोड़ की, तो अकॉर्डिंगली आरबीआई विल ग्रांट द परमिशन। अब आरबीआई ने परमिशन दे दी 3 महीने के लिए आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो, सपोज 1500 करोड़ रुपए के। एक कमर्शियल पेपर की वैल्यू होती है 5 लाख रुपए, कम से कम 5 लाख रुपीस के मल्टीपल में कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। अब आरबीआई ने परमिशन दे दी क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। आप देखो सबसे पहले हुआ क्या, गवर्नमेंट से एक एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्योंकि गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग है उसके ऊपर, गवर्नमेंट से श्योरिटी है, तो बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया। अब इतना ह्यूज अमाउंट है तो बैंक ने भी कहा भैया किस्तों में देंगे। अब किस्तों में तो देंगे बट पहले 3 महीने के लिए फंड्स कहाँ से लाएं, टेल मी। तो उसके लिए क्या है, कमर्शियल पेपर। द कमर्शियल पेपर वर्कड एज ए ब्रिज। जब आपको लोन अप्रूव हुआ, सेंक्शन हुआ, और जब आपको फंड्स मिलेंगे उस दौरान, जब आपको सेंक्शन हुआ है और जब आपको फंड्स ओरिजिनली मिलेंगे उस दौरान जो 3 महीने का गैप है, उस 3 महीने की फंडिंग आप कमर्शियल पेपर से ले सकते हो, और दैट टू विल बी ग्रांटेड बाय द आरबीआई इफ यू आर complying with the certain conditions that have been imposed। इसलिए ये अनसिक्योर्ड होने के बावजूद भी बहुत सिक्योर्ड है, क्योंकि इतने इसमें इन्होंने सिक्योरिटी प्रोसेसेस लगा रखे हैं कि कोई कंपनी, जब तक आरबीआई को लगता नहीं है कि कंपनी आज जो इशू कर रही है उसकी वो रिडम्पशन सिक्योरली कर पाएगी, तब तक आरबीआई उस चीज़ की परमिशन ही नहीं देता। आप आइए मेरे साथ, देखिए अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट कैन बी इशूड फॉर 15 days to 1 year, प्रैक्टिकली 7 days to 1 year होता है, बट क्योंकि आपकी बुक्स में 15 days है एनसीईआरटी, इसलिए मैंने भी 15 days लिया है। 5 लाख के मल्टीपल में इशू होता है। कमर्शियल पेपर का मेन एम क्या होता है, एनेबलिंग हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉर्ड्स टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग टू प्रोवाइड एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
कौन सी कंपनी इशू कर सकती हैं? जिनकी नेटवर्थ 15 करोड़ 5 करोड़ या उससे ऊपर हो, क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी लेनी है, मिनिमम करंट रेशो ये होनी चाहिए. Suppose a company needs long-term finance to buy fixed asset. In order to raise the long-term funds in the capital market, the company will have to. एक और एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है कि सपोज कंपनी मार्केट में अपना इशू लाने वाली है 10,000 करोड़ का. अब 10,000 करोड़ का अगर मार्केट में इशू आने वाला है तो आप खुद सोचो 10,000 करोड़ का इशू आ रहा है तो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी. फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब ब्रोकर्स को बुक करना, उनकी ब्रोकरेज पे करना, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाना, एडवर्टीजमेंट्स करना, कम फीस पे करना. तो 10,000 करोड़ का इशू है तो मोटा माटी मान के चलो कि आपका 500 करोड़ पे के तो यही सब खर्चे हैं. तो इन 500 करोड़ के लिए भी कंपनी क्या कर सकती है? कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है. इज अनदर एग्जांपल हियर. In order to raise the long-term funds in capital, the company will have to incur flotation costs like brokerage commission, printing, advertising. Funds from commercial papers can be raised to meet such flotation cost. Perfect example जो आप एग्जाम में लिख सकते हो. This is also known as bridge financing. Bridge financing आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप फंड्स रेज करने जा रहे हो, लेकिन तब तक बीच में जो टाइम गैप है उसके लिए आप फंड्स जो है वो कमर्शियल पेपर से रेज कर सकते हैं. अब ये एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपको, ये आप पढ़ लीजिए. ब्रिज फाइनेंसिंग एग्जैक्टली है क्या? वन ऑफ द गुड कॉन्सेप्ट दैट यू हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, दैट इज द कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल. ठीक है. एंड अब इसके बाद जो नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल्स एंड कॉल मनी, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड राइट इन अ कमेंट बॉक्स योर स्कूल नेम एंड स्टेट फास्ट. थैंक यू सो मच.